नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग को लेकर आज पटना की सड़कों पर छात्र और युवा बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में निकाले गए इस प्रदर्शन में युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति पहले से लागू है, लेकिन बिहार में इसे अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे राज्य के युवाओं को नौकरियों में वंचित होना पड़ता है। उन्होंने झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि वहां स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर और कटरा के बीच दो विशेष रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से ट्रेनों के जरिए जोड़ने की 42 साल पुरानी परियोजना पूरी हो जाएगी। मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के अनुसार कटरा में प्रधानमंत्री 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की गई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कटरा में ही प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर है। चिनाब पुल को वास्तुशिल्प की बेमिसाल कृति बताते हुए पीएमओ ने बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यह नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर है। यह 1315 मीटर लंबा स्टील आर्क ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की हर स्थिति का सामना करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। बयान में कहा गया है कि पुल का एक महत्वपूर्ण प्रभाव जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क को बढ़ाना होगा। पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा करने में केवल 3 घंटे लगेंगे, जिससे मौजूदा यात्रा का समय 2 से 3 घंटे कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब रेल ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये ऐतिहासिक पुल न केवल कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा। चिनाब रेलवे ब्रिज को इंजीनियरिंग का एक आधुनिक चमत्कार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर में स्थित यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह ब्रिज पेरिस के मशहूर एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार से लगभग 287 मीटर ऊंचा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन और पूजा अर्चना की। पूजा के बाद डिप्टी सीएम को सेवायतों की तरफ से ठाकुर बांके बिहारी का एक लेटर मिला है। लेटर मिलने के बाद डिप्टी सीएम ने उसे अपने सिर लगाया। उप मुख्यमंत्री को ये लेटर सेवायतों की तरफ से सौंपा गया है। गोस्वामी समाज ने कहा कि ये लेटर बांके बिहारी महाराज ने दिया है। इस लेटर के अंदर लिखा है कि मेरे मंदिर और कुंज गलियों को ध्वस्त किया जा रहा है। मंदिर के अधिग्रहण और अध्यादेश को निरस्त किया जाए, ऐसा आदेश ठाकुर बांके बिहारी महाराज की तरफ से हुआ। बकरीद को लेकर पटना जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बुधवार को पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी अवकाश कुमार ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बैठक की। इस दौरान पदाधिकारियों से डीएम और एसएसपी ने कहा कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निगरानी रखें। इस वर्ष ईद उल जोहा यानी बकरीद 7 जून को मनाए जाने की संभावना है। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडलवार तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने बकरीद के अवसर पर नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुंबई की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने और रहने के जुर्म में 2 बांग्लादेशी महिलाओं को 5 महीने की सश्रम कैद और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला न सिर्फ तुरंत सुनवाई का उदाहरण है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर की जा रही सतर्क कार्रवाई का भी संकेत देता है। गिरफ्तार महिलाओं के नाम चांदनी माझी उम्र 24 साल और तस्लीमा मोडल उम्र 41 साल है।
मिली जानकारी के अनुसार दोनों को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट ने गिरफ्तार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। इसके बाद पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद यह सामने आया कि ये अवैध रूप से भारत में घुसी थी। दिल्ली में कोरोना से 5 माह के नवजात की मौत हो गई है और 87 वर्षीय बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया है। कोरोना के कारण दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2 मौतें हुई हैं और कोरोना के 105 नए मामले सामने आए, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 562 हो गई है। कोरोना से अब तक दिल्ली में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 87 वर्षीय बुजुर्ग को किडनी, दिल सहित कई दूसरी गंभीर बीमारियां थी। कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और ज़रूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 53 में मारपीट के बाद थार कार से युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में थाना सेक्टर 24 पुलिस ने फरार चल रहे 4 आरोपियों आकाश अवाना, अमन अवाना, गौरव चौहान और कुणाल चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सुमित और सौरभ नामक युवकों से बहस के बाद जानबूझकर मारपीट की है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सुमित और सौरभ नामक युवकों से बहस के बाद जानबूझकर मारपीट की और थार से टक्कर मारी, जिससे वो एक नाले में जा गिरा। नोएडा में हुए इस कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक पहले तो युवक को घेर कर पूरी तरह मारपीट कर रहे हैं। जब वो लहूलुहान हालत में जा रहा होता है तो उसे थार के पीछे की ओर से तेज टक्कर मारते हैं। वो आगे के नाले में गिर जाता है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अमेरिका में पढ़ाई करने की योजना बना रहे भारतीय छात्रों के बीच इस वक्त काफी ज्यादा चिंता का माहौल पैदा हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए वीज़ा स्वीकृत करने से पहले सोशल मीडिया की जांच अनिवार्य कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक इंटरनल केबल में कहा गया है कि वीज़ा के लिए आवेदन करने वालों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देने से पहले उनके सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जाएगी। यह कदम पिछले साल अमेरिकी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बाद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर व्यापक कार्रवाई के बीच उठाया गया है। इस फैसले के बाद अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की योजना बना रहे भारतीय छात्रों के बीच चिंता फैल गई है और अब वे अपने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करने में लग गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में सैन्य मदद को लेकर अमेरिका के उदासीन रुख पर नाखुशी जाहिर की है। चेतावनी दी है कि यूक्रेन को छोड़ने से अमेरिका की विश्वसनीयता को भारी नुकसान होगा। भविष्य में अगर ताइवान को लेकर चीन से संघर्ष छिड़ता है तो गठबंधन पर इसका असर दिखाई देगा। साथ खड़े होने में सहयोगी देश हिचकेंगे। मैक्रो का यह बयान बुधवार को ब्रसेल्स में यूक्रेन समर्थक करीब 50 देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में अमेरिका की अनुपस्थिति के बाद आया है। यह बैठक यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद देने पर विचार के लिए हुई थी, लेकिन 40 महीने से जारी यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार इस बैठक से अमेरिका अनुपस्थित रहा। दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर चीन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से कुछ यूरोपीय ऑटोमोबाइल कंपनियों को उत्पादन बंद करना पड़ा।
अप्रैल में चीन द्वारा दुर्लभ धातुओं और संबंधित मैग्नेट धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से दुनिया भर की ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर कंपनियों की सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया है। उसका यह कदम क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन के प्रभुत्व को रेखांकित करता है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चल रहे ट्रेड वॉर में बीजिंग लाभ उठाता दिख रहा है। चीन दुनिया के लगभग 90% क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया फरमान जारी कर 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही 7 अन्य देशों से अमेरिका आने वाले लोगों पर आंशिक पाबंदियां लगाई गई हैं। ट्रंप ने एक नई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता जताते हुए लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, उनमें ये देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अन्य देशों से आने वाले लोगों पर आंशिक पाबंदी लगाई है, जिनमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर करीब 75 मिनट फोन पर बात की। ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छी बातचीत हुई, लेकिन यह ऐसी बातचीत नहीं थी जिससे तत्काल शांति हो जाए। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन की तरफ से हाल ही में रूस के अंदर किए गए ड्रोन अटैक का बदला लेंगे। इस हमले में रूस के कई विमान तबाह हो गए थे। ट्रंप ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि हम दोनों इस पर सहमत हैं। पुतिन ने सुझाव दिया कि वह ईरान के साथ परमाणु वार्ता में मदद कर सकते हैं। गाजा पट्टी में इजरायल समर्थित एक संगठन से सहायता आपूर्ति लेने के लिए जाते समय रविवार को कम से कम 21 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई। यह जानकारी रेड क्रॉस की ओर से चलाए जा रहे अस्पताल ने दी है। इस अस्पताल में ही हमले में मारे गए लोगों के शवों को लाया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि 175 लोग घायल भी हुए हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन पर गोलीबारी किसने की। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से सहायता आपूर्ति का वितरण किए जाने के दौरान अराजक स्थिति बनी। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने सहायता वितरण स्थलों के पास भीड़ पर गोलीबारी की। पाकिस्तान के सादिकाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पंजाब के सादिकाबाद में 25 ग्रामीणों की धोखे से किडनी निकालने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि कई ग्रामीण लेटे हुए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि धोखे से इनकी किडनी निकाल ली गई है। इन 25 ग्रामीणों में कई बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि इस वीडियो और वीडियो के साथ किए जा रहे दावों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। और अभी के लिए टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।